हेलो माइक चेक। चलिए, हेलो माइक चेक, ऑडियो वीडियो चेक। हेलो एवरीवन। हेलो माइक चेक, ऑडियो वीडियो चेक। चलो, तो पहले आप कुछ मैसेजेस कर रहे हो, पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आज की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, है ना। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, चलो। कल हम लोग बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़े थे और बहुत मजा भी आ रहा था। टेक्निकल चीजें हम लोग ने पढ़ी थी बहुत सारी। आई एम ऑल गुड, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूं आप भी सब एकदम बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास। ऐसे बेटा, जो एसेज यूट्यूब पे कवर नहीं हुए हैं वो सारे एसेज हम लोग इस बैच में कवर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और बाकी सारे एसेज जो है वो आपको यूट्यूब पे से देखने हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट नाउ, राइट। शुरू करते हैं आज के क्लास की, राइट। सो मेरे सीए फाइनल के दोस्तों, लेट्स रॉक फॉर टुडेज अमेजिंग सेशन। शुरू कर रहा हूं मैं, है ना। ओके, हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे, राइट। सो नाउ दोस्तों, वी हैव स्टार्टेड यस्टरडे विद वन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, दैट वाज रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। बहुत कुछ चीजें, बहुत कुछ डिटेल में हम लोग ने पढ़ी थी और बहुत मजा आ रहा था हम लोग को वो चीजें पढ़ने में। अब चेक करते हैं कि कल जितनी भी चीजें हम लोग ने पढ़ी थी अबाउट रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, इस चैप्टर के बारे में, तो क्या आपको वो आज कितनी चीजें वो याद है और हम लोग वो चीजें रिकॉल कर पाते हैं या नहीं, एक बार इसको देख लेते हैं, है ना। चलिए, दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट व्हाट रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे अबाउट व्हाट ऑडिट रिस्क। बच्चा, ऑडिट रिस्क की जब हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज ऑडिट रिस्क, ये डेफिनेशन आपको कल पढ़ाया गया था, देखते हैं आपको याद है क्या। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट auditor expresses an inappropriate opinion when financial statements are materially misstated। तो इसके अंदर हम लोग ने क्या कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड होना बहुत जरूरी है और उसी के साथ साथ ऑडिटर ने इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देना है। तभी जाके हम क्या कहेंगे दोस्तों, तभी जाके हम लोग कहेंगे कि सर वहां पे ऑडिट रिस्क मौजूद है करके। फिर आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग ने बात करी थी कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है और फिर भी ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है, तो सर उसे ऑडिट रिस्क नहीं कहते हैं, और जो भी उसे बिजनेस रिस्क है, जो भी उसे लाइबिलिटी फेस करनी पड़ती है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड एज व्हाट द ऑडिट रिस्क। आगे बढ़ते हैं यहां से। बच्चों, ऑडिट रिस्क के कितने कंपोनेंट्स है? मॉड्यूल में अपने को लिखा है कि देयर आर 2 कंपोनेंट्स, बट दुनिया जानती है, आपके पब्लिक को मालूम है कि कितने कंपोनेंट्स है? 3। वो 3 कंपोनेंट्स कौन से है? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। सर, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को एक कंपोनेंट बोला गया है, एज कॉल्ड एज व्हाट? द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, ऐसे 2 कंपोनेंट्स अपने मॉड्यूल में दे रखे हैं। तो बच्चों, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क की जब हम लोग बात करते हैं, ये रिस्क एक्चुअली होता क्या है? हम लोग क्या कहते हैं कि द पॉसिबिलिटी और द ससेप्टेबिलिटी और द लाइकलीनेस ऑफ व्हाट? द अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर टू व्हाट? अ मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल ईदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिस्क। बट व्हेन दिस इज सीन बिफोर कंसिडरिंग द रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनहेरेंट रिस्क। बट जब इसी रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, and those internal controls fail to prevent, detect, correct a material misstatement, it is called as which risk? It is called as the control risk. And last mein, when the auditor fails to prevent, detect, correct a material misstatement, that type of risk, my dear friends, is nothing but called as what? The detection risk. कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क के ऑडिटर के हाथ में नहीं है, बट डिटेक्शन रिस्क के ऑडिटर के हाथ में है। इसीलिए ऑडिटर को सबसे पहले, एज पर एसए नंबर 315, उसे क्या करना पड़ता है? He needs to identify and assess the risk of material misstatement.
एंड अकॉर्डिंगली जो वो डिटेक्शन करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बेसिस पे, वो होता है एसए नंबर 330, दैट इज रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। करेक्ट है एकदम, यस। तो इन सब में रिलेशनशिप क्या है, इन सब में रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप की जब बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, जब अपना कंट्रोल्स अगर बेकार है तो कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो एरर्स एंड फ्रॉड्स होने के चांसेस ज्यादा है, इसका मतलब इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है। सो अगर देखा जाए तो इसमें कैसा रिश्ता है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो कंट्रोल रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर, और इस वजह से अब क्या होता है, ऑडिटर एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ा देता है तो ऑटोमेटिकली उसका डिटेक्शन रिस्क कम हो जाता है। सो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिटेक्शन रिस्क एंड देयरफॉर देयरबाय ऑडिटर रिड्यूसेस द ओवरऑल ऑडिट रिस्क। करेक्ट है एकदम, यस सर। तो ये सारी बात हो गई थी अपनी किसके बारे में, अबाउट व्हाट द ऑडिट रिस्क के बारे में एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में। परफेक्ट है एकदम, यस। फिर यहां से हम लोग एक आगे बढ़े थे और दोस्तों हम लोग ने कॉन्सेप्ट सीखने की हम लोग ने कोशिश करी थी। बचपन में हमने वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया था, बराबर के नहीं? जो बचपन में हम लोग ने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट क्या था, असर्शंस वाला। क्या कहा था, व्हाट इज असर्शंस? सो असर्शंस मतलब हमने कहा था कि इट इज द रिप्रेजेंटेशंस बाय व्हाट मैनेजमेंट, इट इज असर्शंस मतलब क्या कहते हैं, इट इज द रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट व्हिच आर एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर के नहीं, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, which are considered by the auditor to identify the different types of what potential misstatements। तो अलग अलग टाइप के असर्शंस जो है वो कौन से है, अपना कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ऑकरेंस, प्रेजेंटेशन, मेजरमेंट, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, कट ऑफ। तो ये सारी सारी चीजें ये क्या है, अपने अलग अलग क्या है दोस्तों, असर्शंस है। और हम ये भी जानते हैं कि रिस्क की जो बात कर रहे हैं ना हम लोग, जो ये रिस्क की बात कर रहे हैं, that material misstatement is possible, so that risk can be present at two levels, at financial statement level and at what, the assertion level। Now the next part what is very important for us is what, to take the steps to identify those risks। सर अब मुझे एक समझ में आ गया है कि सर जितना मेरे को रिस्क अगर मिल जाएगा ना तो उसके बेसिस पे मैंने पूरा पूरा क्या करना है सर, आगे का अपना काम सर मुझे करना है। So now the question comes to us is what are the steps to be taken for identification of risk। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि what are the steps we need to take for identification of what the risk। So कौन से steps हम लोग लेंगे, कौन से steps हम लोग लेंगे to identify the risk। So जो अपन बात कर रहे थे अभी तक आपको याद होगा, तो हम लोग इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क की बात कर रहे थे। तो अगर हम लोग ने उसे असेस कर लिया है और उसे हम लोग ने देख चुके हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि वो जो रिस्क है, वो जो रिस्क है, वो रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है, वो अपने को चेक करना है। वो जो रिस्क है, वो रिस्क को, वो सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है, वो अपने को देखना है। बोलो सही है कि नहीं, एकदम एकदम परफेक्ट है सर, कोई टेंशन नहीं है। अब वो रिस्क सिग्निफिकेंट है, ओके। उसी के साथ साथ अपने को क्या देखना है कि उस रिस्क का क्या इंपैक्ट है, और बराबर के नहीं, और इंपैक्ट के साथ साथ क्या अपने को अमाउंट्स, मटेरियलिटी को रिवाइज करना है क्या, कंसीडरिंग द अमाउंट्स। सो अगर ये वो सिग्निफिकेंट है, उसका इंपैक्ट अगर गहरा है, इंपैक्ट ऑफ इट्स ऑकरेंस इज सीवियर एंड द मटेरियलिटी नीड्स टू बी रिवाइज्ड, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भाई अगर सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है, उसका इंपैक्ट नहीं है और मटेरियलिटी पे कुछ उसके वजह से कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो इट डजंट मैटर एट ऑल। तो अगर वो सिग्निफिकेंट है तो आगे बढ़ेंगे, और फिर आगे बढ़ने के बाद अपन क्या देखेंगे, सो नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं कि ये जो रिस्क अपने को सामने जो नजर आई है, यार ये कितनी बार हो सकती है रिस्क, मतलब व्हाट इज द चांसेस, व्हाट इज द लाइकलीनेस ऑफ दैट रिस्क ऑकरिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। सो व्हाट इज द लाइकलीनेस ऑफ इट्स ऑकरेंस, क्योंकि कुछ गलतियां, कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स जो आपके होते हैं वो वन टाइम हो सकती है आपकी गलती, बट कुछ गलतियां आपसे मतलब थ्रू आउट द पीरियड, मतलब वो एक कॉमन ट्रेंड आपको दिखेगा कि इट हैज बीन डन थ्रू आउट द ईयर, या ये गलती उनसे बार बार होती है, बराबर के नहीं। तो अगर वैसा है तो आपने देखना है कि अगर ये लाइकलीनेस ऑफ ऑकरेंस है, सो आपने देखना है कि व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन आवर ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग दिस, यू नीड टू ऑल्सो कंसीडर दैट। एंड इंपैक्ट ऑन ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ साथ फिर अपन ने क्या बोला था, व्हाट वी हैव टू सी इन रिलेशन टू दैट, तो अपने को देखना है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस रिस्क ऑन द पर्टिकुलर असर्शंस
एंड जो इंपैक्ट आया है उस असर्शंस के ऊपर, उस इंपैक्ट को भी आप डॉक्यूमेंट कर लो उस रिस्क के वजह से। सो यहां पे टेक्निकली अगर आप देखो तो आपने देखना है कि अपने ऑडिट प्रोसीजर्स पे क्या इंपैक्ट आने वाला है और साथ ही साथ असर्शंस पे क्या इंपैक्ट आया है वो अपने को देखना है, और असर्शंस पे जो इंपैक्ट आया है उसको आपने डॉक्यूमेंट कर देना है। फिर उसके बाद आपको जब दिखता है कि ओके ऑडिट प्रोसीजर्स पे इंपैक्ट आने वाला है, assertions पे impact आया हुआ है, so what we do is first before we direct our audit procedures specifically on that particular area, that is what we give the special attention, we also do what is inquire with the management about those impacts, about those risks, and also document it what they say, correct है ना? फिर ये सब तो ठीक है, साथ ही साथ अपने को क्या करना है, उस रिस्क के ऊपर क्या इंटरनल कंट्रोल्स है, वो नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स भी अपने को देखना है, और वो नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स में अपने को देखना है कि क्या ये इंटरनल कंट्रोल्स रूटीनली काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो मैन्युअल है या वो ऑटोमेटेड है, वो जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो क्या उनका डिजाइन इस तरीके से है क्या कि दे आर केपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग, करेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड लास्ट में अपने को देखना है कि ये जो रिस्क अपने को दिखी है तो क्या इस रिस्क में कुछ कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है, वो भी अपने को देखने हैं। सो अगर ये सारी बातें हम लोग कर लेना दोस्तों, दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द रिस्क एंड देन वी कैन कैरी आउट आवर ऑडिट, करेक्ट एकदम। सो यहां तक अपन ने कल पूरा पूरा एकदम विस्तार में हम लोग ने डिस्कशन किया था, और बहुत बहुत आपको मतलब वो एक बर्डन सम लग रहा था वो कल का लेक्चर आपको, बट आई बिलीव, बट अब जब अपन ने इसको रिवाइज किया, अपना कितना टाइम हो गया इसको रिवाइज करते करते, मतलब इट इज बीइंग लाइक 10 मिनट्स अपन ने इसको पूरा अभी तक रिवाइज करा। सो कल का 2 घंटे की अपनी क्लास, आज 10 मिनट का वो रिवीजन, बट आज आपको वो 10 मिनट काफी आसान लगे होंगे, आपको काफी लाइट लगा होगा वो। सो चलिए बताइए मुझे, अभी आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है क्या, और अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी नहीं है तो फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे आज एक बहुत ही अनोखे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहां पे हम लोग को एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा अपना? रिस्क बेस्ड ऑडिट। चलो, सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइए क्या आपको कुछ रिस्क बेस्ड ऑडिट में कुछ आपको क्वेरी है क्या? चलो एवरीबॉडी, रिस्क सॉरी, अभी तक जितना भी कुछ पहले पढ़ा था उसमें कुछ आपको क्वेरी है क्या? अगर उसमें कुछ क्वेरी नहीं है तो फिर हम लोग भाई एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम जोश के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अबाउट व्हाट, रिस्क बेस्ड ऑडिट के ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सो अब मेरा बच्चा एकदम प्यार से, अभी एकदम मस्त मन लगा के अभी समझने का, एकदम एकदम फुल फोकस। अब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट। देखिए आईसीआई ने रिस्क बेस्ड ऑडिट का भी कंटेंट चेंज किया हुआ है। आईसीआई ने रिस्क बेस्ड ऑडिट का भी कुछ कुछ पार्ट, कुछ कुछ कंटेंट चेंज किया हुआ है, तो हम लोग को वो कंटेंट क्या चेंज है, कैसा है, ये भी अपने को समझना बहुत जरूरी है अभी, है ना? और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब शानदार, एकदम तूफान कॉन्सेप्ट, एकदम बहुत मजा आएगा आपको। तो चलो इसको समझते हैं बच्चों। बिफोर वी रीड द टेक्स्ट, बिफोर वी रीड द टेक्स्ट, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक जनरल वे में अपन समझते हैं इसको। मैं कभी बहुत भारी प्रवचन देता हूं मैं आपको, मस्त एकदम, आप सुनिए एकदम लीन होके प्रवचन में, आहा बोलो राधे राधे। तो अब जैसे अपन बात करते हैं ना, आप समझिए, व्हेन वी आर कंडक्टिंग व्हाट आर ऑडिट, आप फोकस कीजिएगा, व्हेन वी आर कंडक्टिंग आवर ऑडिट, अपने ऑडिट का एम क्या होता है बच्चा? व्हेन वी आर कंडक्टिंग द ऑडिट, व्हाट इज द एम ऑफ आवर ऑडिट? द एम और द ऑब्जेक्टिव, अगर मैं ये रफ में या बैकग्राउंड की बात करूं, यहां पे ये बैकग्राउंड की बात करता हूं, यहां पे अगर मैं यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्यों अहमियत रखता है इसकी बैकग्राउंड की अगर बात करूं, सो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अपना ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ऑडिट? चलो आपको पता है क्या? बोलो रे, सीए फाइनल में आ गए हो, अब तो एकदम ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होता है? Objective of audit is to express an opinion whether financial statements gives what? Gives true and fair view.
अपना ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट ऑब्जेक्टिव इज टू सी दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स व्हाट ट्रू एंड फेयर व्यू। एज पर ऐसे 200 वगैरह वो सही है, बट ऐसा ओवरऑल अल्टीमेटली बॉटम लाइन ऑफ आवर एंटायर वर्क इज व्हाट रिपोर्टिंग, एंड रिपोर्टिंग में अपन क्या कहते हैं कि दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव व्हाट ट्रू एंड फेयर व्यू। मेरा बच्चा मेरे को एक बात बता, एकदम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बताने का, और ये ट्रू एंड फेयर व्यू कब कहते हैं हम लोग? व्हेन डू वी से दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू? ये ट्रू एंड फेयर व्यू कब कहेंगे? व्हेन दे आर फ्री फ्रॉम, when they are free from material misstatement, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने क्या होंगे? when the financial statements are free from material misstatements, जब material misstatements से जब financial statements free है ना, बराबर के नहीं, उसमें material misstatements नहीं है ना, तब जाके हम लोग क्या कहेंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स व्हाट ट्रू एंड फेयर व्यू। सो अब बच्चों आप समझने की कोशिश करो, व्हाट इज द एंटायर ऑडिट एफर्ट ओवर हियर? To find out that whether the financial statements are actually free from material misstatement or not। मतलब अगर अपन ऑडिट करने जाते हैं बच्चा, अगर अपन ऑडिट करने जाते हैं तो अपन क्या एम करते हैं? तो अपन चेक करते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे शुड बी व्हाट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, करेक्ट है ना? तो एंटायर ऑडिट एफर्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हाट? टू चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो अपना जो पूरा का पूरा जो ऑडिट का एफर्ट होता है, अपना जो पूरा का पूरा ऑडिट का एफर्ट होता है, अपनी जो पूरी पूरी मेहनत होती है, जो अपन जो भी ऑडिट एक्टिविटीज करते हैं, जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, अपना कहां फोकस होता है? टू एस्टैब्लिश वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, करेक्ट है एकदम। व्हेन आई टॉक अबाउट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, व्हाट डू वी मीन बाय मटेरियल मिसस्टेटमेंट? मटेरियल मिसस्टेटमेंट को क्या कहते हैं? सो मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या होता है? रिस्क होता है ना। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या होता है बॉस? मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या होता है सर? मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब होता है रिस्क। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब होता है क्या? रिस्क, करेक्ट है ना? सो आप समझने की कोशिश करो और मुझे जवाब दो, मेरा पूरा पूरा एम क्या है बॉस? मेरा पूरा पूरा एम क्या है? व्हाट इज माय एंटायर एफर्ट? सो मुझे चेक करना है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मतलब इट शुड बी फ्री फ्रॉम व्हाट? रिस्क। तो भाई एकदम सिंपल सी बात है, एकदम आसान सी बात है कि मुझे चेक करना है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिस्क, रिस्क मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, ये मुझे देखना है। सो अब आप सोचिए, अब आप सोचिए, अब आप सोचिए, यहां पे अगर ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है ना? ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और अब मैं इनका ऑडिट करने आ रहा हूं। टंटड़ा, ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और अब अपन क्या कर रहे हैं? इनका अपन ऑडिट करने आ रहे हैं, ठीक है ना? इसका ऑडिट कर रहे हैं। सो मैंने क्या फोकस करना चाहिए? देखो वैसे तो ट्रू एंड करेक्ट तो अपन दे नहीं रहे, तो मैंने क्या करना चाहिए कि जो जो मैंने ऊपर जो ये रिस्क को आइडेंटिफाई किया है ना, मैंने जो जो मैंने ये ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई किया है, इसीलिए सब जगह एक जगह सारे चार्ट बना रहा हूं मैं ताकि आपको बहुत मजा आएगा। तो जो जो मैंने ये ऊपर जो यहां से लेके ये पूरा का पूरा दिख रहा है आपको, ये जो भी मैंने रिस्क को ऊपर आइडेंटिफाई किया है ना, ये जो भी मैंने जो रिस्क को आइडेंटिफाई किया है ना, आप समझ रहे बात को? तो ये रिस्क जो आइडेंटिफाई करी है, मैं पूरा का पूरा मेरा ऑडिट का एफर्ट क्या कहां लगा देता हूं? उन रिस्की एरियाज को चेक करने में लगा देता हूं। मेक सेंस राइट? अपन ने पूरी पूरी रिस्क को अपन ने आइडेंटिफाई कर ली है, अब मैं क्या करता हूं? मेरे पूरा ऑडिट का एफर्ट मैं डायरेक्ट करता हूं टुवर्ड्स दोस एरियाज व्हिच हैव व्हाट द पोटेंशियल रिस्क, जिसमें मुझे लगता है कि रिस्क है। तो अब इससे क्या हो जाएगा? जब मैं मेरा फोकस यहां पे रिस्क एरियाज में एक है और दूसरा नो रिस्क एरियाज में है, तो जब मैं ये वाली एरियाज को चेक कर लूंगा तो मुझे एक
कंफर्ट आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि ओके दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आई कैन गिव माय ओपिनियन देन एंड देयर कि भाई जब रिस्क एरियाज चेक कर लिए, रिस्क एरियाज में मुझे कोई गड़बड़ नहीं नजर आ रही है, तो बॉस खल्लास, खत्म, फिनिश, ओवर भाई, मेरा ऑडिट काम इजी हो गया मेरा। सो जब ऐसी हरकत में करता हूं, जब ऐसा कुछ टास्क में करता हूं, तो इस टाइप के ऑडिट को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस टाइप के ऑडिट को हम लोग क्या नाम देते हैं? रिस्क बेस्ड ऑडिट। क्या कहते हैं इसको अपन? इस टाइप के ऑडिट को हम लोग क्या नाम देते हैं? रिस्क बेस्ड ऑडिट। डिड यू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ इट? हे गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ इट कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिस्क बेस्ड ऑडिट? कि क्या है ये रिस्क बेस्ड ऑडिट? क्या क्या फंडा है ये रिस्क बेस्ड ऑडिट का? सही है ना? एकदम बेस्ट. So this is how our entire efforts are directed towards conducting the audit on what the risky areas, and therefore it is known as what the risk based audit, RBA. मजो आयो? समझ में आयो? बोलो भाई, इजी है क्या? इजी है क्या एकदम? मतलब थीम समझ में आया क्या? इजी इजी बनना चाहिए, इजी बनना चाहिए, है ना? बेस्ट, परफेक्ट है, एकदम सही है. सो अब अपन क्या करते हैं? इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेके, अब अपन क्या करने वाले हैं? कुछ बातें अपन रीड करेंगे, प्लेन रीडिंग करेंगे, प्लेन रीडिंग एंड चेक करेंगे क्या उस प्लेन रीडिंग से, इस प्लेन रीडिंग से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग आता है. चलिए देखते हैं. ऑडिट शुड बी रिस्क बेस्ड और फोकस्ड ऑन द एरियाज ऑफ ग्रेटेस्ट रिस्क टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑडिटेड एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑडिटेड एंटिटीज के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कि बाबा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ये चेक करने के लिए व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी शुड बी फोकसिंग अपॉन द एरियाज व्हिच हैज गॉट व्हाट द ग्रेटेस्ट रिस्क. बराबर के नहीं? उसके बाद रिस्क बेस्ड ऑडिट इज दैट अप्रोच, रिस्क बेस्ड ऑडिट इज एन अप्रोच टू ऑडिट दैट फर्स्ट, इसमें क्या करते हैं? वी एनालाइज द ऑडिट रिस्क, set the materiality levels, set what materiality levels based on the audit risk analysis, and then develop what the audit program, and accordingly allocate larger portion of audit resources to those high risk areas. क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर. तो रिस्क बेस्ड ऑडिट में हम लोग क्या होता है कि हम लोग जो ऊपर एनालाइज ऑडिट रिस्क, जो अपन ने आइडेंटिफाई करी थी ऑडिट रिस्क को, तो वो रिस्क को जैसे अपन ने आइडेंटिफाई करे ना, आई बात समझ में? वो जो ऑडिट रिस्क को अपन ने आइडेंटिफाई करे, अरे याद ऑटोमेटिक होएगा भाई, कॉन्सेप्ट इतना जोरदार पढ़ेंगे ना तो याद रखने का टेंशन ही नहीं रहेगा तेरे को. तुम्हें बता रहा हूं, देखो ध्यान से चलने दो इसको. सो यहां पे क्या हो गया कि आपने क्या करना है? आपने ऑडिट रिस्क को एनालाइज किया, और ऑब्वियसली वो मिस स्टेटमेंट सिर्फ मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए. अपन क्या बोलते हैं? वो मिस स्टेटमेंट मतलब रिस्क है, बट अपने को कहां पे फोकस करना है? अपने को फोकस करना है ऑन मटेरियल रिस्क, ऑन मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो अपने को बात करनी है किसके ऊपर? नॉट ओनली रिस्क बट वी फोकस अपॉन व्हाट? द मटेरियल रिस्क. किसके ऊपर फोकस करना है अपने को? नॉट ओनली रिस्क बट विच रिस्क? नॉट ओनली रिस्क बट विच रिस्क? मटेरियल रिस्क. सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू सेट व्हाट द मटेरियलिटी लेवल्स. और मटेरियलिटी लेवल्स के बेसिस पे व्हाट वी डू इज वी प्रिपेयर द ऑडिट प्रोग्राम इन विच वी एलोकेट लार्जर रिसोर्सेज ऑफ आवर ऑडिट टू दोस हाई रिस्क एरियाज, एंड अकॉर्डिंगली वी कैरी आउट आवर ऑडिट. आई बात समझ में आपको? यस, एकदम सही है. उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द ऑडिटर डज नॉट नॉर्मली नीड टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन ऑल द एरियाज ऑफ ऑडिट. सही बात है, अपने को सिर्फ और सिर्फ जो एरियाज में रिस्क है, बराबर, उसी पे फोकस कर लिया तो अपना काम खत्म. सो द ऑडिटर डज नॉट नॉर्मली नीड टू परफॉर्म द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and in the audit of financial systems and transactions including evaluation of internal controls. बराबर के नहीं? सो आप समझने की कोशिश कीजिए यहां पे कि बोथ इन दी अटेस्ट ऑडिट फंक्शन, आप समझो यहां पे दो टाइप के यहां पे ऑडिट्स या दो टाइप के जो अपना वर्क है वहां पे अपने को ये काम में आ सकता है. सो इन दी अटेस्ट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड सेकंड अपन क्या कहते हैं? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल, वर्ड ध्यान में रखना है. यहां पे क्या लिखा हुआ है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है. वर्ड ध्यान में रखना है. यहां पे क्या लिखा हुआ है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तो ये सेकंड
ये सेकंड है जहां पे अपन क्या कर सकते हैं, रिस्क बेस्ड ऑडिट अपन कर सकते हैं। सो अटेस्ट फंक्शन मतलब क्या होता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अटेस्ट फंक्शन, अटेस्ट फंक्शन मतलब क्या होता है, आप समझने की कोशिश कीजिए यहां पे। सो अटेस्ट फंक्शन मतलब जब अपन ऑडिट रिपोर्ट को साइन करते हैं, व्हेन वी साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हेन वी साइन the financial statements, when we sign the financial statements, when we sign the financial statements, when we sign the financial statements, this is called as which function? This is called as what? The attest function. इसको क्या कहते हैं? This is called as the attest function. आई बात समझ में आपको? आई बात समझ में आपको? राइट। तो साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज द अटेस्ट फंक्शन। तो अपन जब ऑडिट करते हैं ना, इन पर्सन जब अपन ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसके ऊपर जब अपन साइन करते हैं, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव व्हाट ट्रू एंड फेयर व्यू या एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, तो उसको अपन कहते हैं एज व्हाट द अटेस्ट फंक्शन। साथ ही साथ अपना एक दूसरा भी काम होता है विच वी कॉल इट एज व्हाट, तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या लगते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स लगते हैं, बराबर के नहीं, क्या लगते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं। कभी कभी हम लोग कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं, कभी स्क्रूटिनी करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं, बराबर के नहीं। या कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, वी इवैल्यूएट व्हाट, इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल्स, इवैल्यूएट व्हाट, इंटरनल कंट्रोल्स, इवैल्यूएट व्हाट, इंटरनल कंट्रोल्स। आई बात समझ में आपको? इसमें भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसमें भी दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्क बेस्ड ऑडिट यूज कर सकते हैं। दिस अप्रोच रिस्क बेस्ड ऑडिट कैन बी यूज्ड वेयर, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने में जहां पे अपन साइन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, एंड सेकंड हम लोग क्या करते हैं, जब फाइनेंशियल सिस्टम्स को इवैल्यूएट करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इवैल्यूएट करते हैं, तो उसको इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करते हैं, तब जाके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्क बेस्ड ऑडिट कर सकते हैं। आई बात समझ में आपको? ये दो एरियाज है जहां पे हम लोग रिस्क बेस्ड ऑडिट ये सिस्टम यूज कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स में बताइए मुझे, अपन ने प्लेन रीडिंग कर रहे हैं, कोई नहीं, सिर्फ वो टर्म्स को समझ रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं अपन, बहुत ही आसान होगा। बैकग्राउंड, कोई भी कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे पहले, उस कॉन्सेप्ट के पहले अगर आपको उसका बैकग्राउंड कि क्या होता होगा, ये चीज अगर आपको क्लिक हो गई ना, आने वाली चीजें बहुत आपके लिए आसान हो जाती है। व्हाट इज रिस्क बेस्ड ऑडिट मेरा बच्चा, एक बार अभी तक जितने भी पॉइंट्स अपन ने पढ़े उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। रिस्क बेस्ड ऑडिट मतलब क्या होता है, ऐसे टाइप का ऑडिट वेयर वी फोकस अपॉन द एरियाज ऑफ ग्रेटेस्ट रिस्क। करेक्ट है एकदम, यस। तो इसमें ऑडिटर क्या करता है, ही एनालाइजेस द ऑडिट रिस्क, सेट्स द मटेरियलिटी लेवल्स, prepare the audit program according to it, and then allocate larger portion of the audit areas on the areas which has got what the greatest risk. क्या कहते हैं, it is not necessary to perform the audit procedures on all the areas of audit, we should only focus upon the areas which has got what the greatest risk. तो ये रिस्क बेस्ड ऑडिट सर कहां कहां यूज कर सकते हैं हम लोग, ये रिस्क बेस्ड ऑडिट हम लोग कहां यूज कर सकते हैं मेरी जान, तो हम लोग यूज कर सकते हैं पॉइंट नंबर 1, when we are conducting the audit of financial statements where we sign the financial statements, and number 2 when we are evaluating what, the financial systems, financial transactions, as well as बोलो फटाफट, as well as sir internal controls जब evaluate करते हैं तब। बताइए इन 4 पॉइंट्स में आपको कहीं कुछ डिफिकल्टी लगती है क्या, इन 4 पॉइंट्स में कहीं पे भी आपको कुछ डिफिकल्टी लगती है क्या, जब भी आपको पूछा जाएगा ना कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिस्क बेस्ड ऑडिट, दैट्स इट मेरा बच्चा, कितना आसान है यार, कितना आसान है ये, बराबर के, सही है ना, एकदम सही है, एकदम सही है, परफेक्ट है एकदम, यस वेरी गुड। इट फोकस इज प्राइमरली ऑन, तो अपना फोकस कहां होगा, इट प्राइमरली फोकस इज अपॉन, क्या है फोकस अपना, identification and assessment of financial statement misstatement risk, and provide a framework to reduce the impact to the financial statement of these identified risk to an acceptably low level before rendering an opinion on the financial statements. अब ई पॉइंट में अपन क्या करते हैं, अब ई पॉइंट में अपन क्या करते हैं, कीपिंग इट वेरी सिंपल अगेन, अपन क्या करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, ध्यान से एकदम मन लगा के, अपन क्या करते हैं, रिस्क को अपन क्या करते हैं, रिस्क को अपन आइडेंटिफाई करते हैं, बराबर, रिस्क को अपन आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर अपना ऑडिट एफर्ट अपन ऑडिट करते हैं इसके ऊपर, एंड फिर चेक करते हैं कि बाबा ये जो ऑडिट एफर्ट लगाया अपन ने, इसका इंपैक्ट फाइंड आउट करेंगे, एंड देन
ये रिस्क को ऑडिट करके चेक करके क्या इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, क्या इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं क्या टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। और अगर ये रिस्क को रिड्यूस कर पाए अपन बाय कंडक्टिंग द ऑडिट, जैसे देखो ऑडिट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, और गलती अपने को पता चलेगी, वो गलती पता चलने के बाद उस गलती को करेक्ट कर सकते हैं अपन, उसके रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। सो क्या वो रिस्क को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं क्या वो रिस्क को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं क्या, एंड फिर अगर वो रिस्क रिड्यूस हो गई, सो देन वी कैन रेंडर आवर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So it also provides indicators of risk as a basis of opportunity for improvement of audity risk management। मतलब ऑडिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्रोसेस, मतलब ऑडिटी मतलब यहां पे कौन है बॉस, ऑडिटी मतलब अपन कहते हैं क्लाइंट, मतलब रिस्क बेस्ड ऑडिट है। और एक बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं अपना एक टास्क है कि जिससे अपन क्या कर सकते हैं, कहां कहां गलतियां है वो अपन आइडेंटिफाई करते हैं, तो इससे अपने मैनेजमेंट को मतलब क्लाइंट को अपना ऑडिटी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इन गलतियों को वो किस तरीके से सुधार सकता है करके। This affords an opportunity to the auditee to improve its operations from recommendations on the risk that do not have current impact on financial statements but impact the audited entities operational strategies and performance over the longer term। तो मतलब फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है, बट कोई कोई कभी कभी क्या है, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज है, परफॉर्मेंसेज है, प्रोडक्शन प्रोसेस में कहीं आपका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, अब नॉर्मल लॉसेस आपको दिख रहे हैं, तो वो रिस्क जब आपको फाइंड आउट, जब आपको दिख जाती है, आप कम्युनिकेट करते हो, सो इट गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी दैट दे कैन टेक व्हाट द करेक्टिव मेजर्स। सो दिस इज व्हाट ऑल इन अ नटशेल इज अबाउट ऑडिट रिस्क। अब मुझे एक बात बताइए, सुनो, अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, सो ये चीजें अपन ने एक बैकग्राउंड अपन ने देख लिया, ठीक है, कोई कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। बट जब आपको कोई कोई भी अभी ऐसा आपको पूछेगा कि भाई व्हाट इज रिस्क बेस्ड ऑडिट, हाउ डू वी गो अबाउट कैरिंग आउट रिस्क बेस्ड ऑडिट, तो आप मुझे बताइए अब आपको वो इजी लगेगा क्या, कैन यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, क्योंकि अब एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सर कैन वी राइट द आंसर्स इन आवर ओन लैंग्वेज, सर क्या हम लोग अपनी लैंग्वेज में आंसर्स लिख सकते हैं क्या। तो भाई अपनी लैंग्वेज मतलब आज तक तो मुझे कोई ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि व्हाट इज ओन लैंग्वेज। भाई ओन लैंग्वेज क्या है भाई, जो इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में तो लिखना ही है आपको, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जो इंग्लिश में लिखोगे वो इंग्लिश में लिखना है। बट अब सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आपको आपके हिसाब से करना है, तो करेक्ट ग्रामर अगर आपका करेक्ट है तो आप आपके सीक्वेंस में आप लिख सकते हो, अब आपके सेंटेंसेस आपके बना सकते हो। इंग्लिश में लिखना है बॉस इसको बस। तो अब इसको इंग्लिश में लिखते हुए बस अपने को जो अपने की टर्म्स है, जो की टर्मिनोलॉजी है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वो आपने अगर आपके स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर दिए तो बस खत्म हो गया। आई बात समझ में आपको। तो अब आपको रिस्क की जगह रिस्क लिखना पड़ेगा, मिसस्टेटमेंट की जगह मिसस्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब आप वहां पे एरर थोड़ी लिख सकते हो, समझे बात को। यस एकदम सही बात है। सो आप समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं एकदम मस्त। आप समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में, कीवर्ड्स पता हो गए, कॉन्सेप्ट ओवर है आपका। तो अब जैसे अभी अपन बात करते हैं, तो यहां पे चलो एक बार अभी मेरे साथ रिस्क बेस्ड ऑडिट एक बार ट्राई करो, टूटा फूटा जैसा भी हो, चुप चुप के चोरी चोरी आप क्या करो, आप मॉड्यूल में आप देख लो, चोरी चोरी आप देख लो, बट ट्राई करो खुद से बोलने की, ठीक है ना। सो व्हाट इज रिस्क बेस्ड ऑडिट, रिस्क बेस्ड ऑडिट मतलब क्या है, we focus upon the areas which has what the greatest risk। risk based audit मतलब क्या है, we focus upon the areas which has got the greatest risk। तो इसको अगर areas on greatest risk, चलिए मैं ऐसे करता हूं आपके लिए। तो अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं और फिर मैं यहां पे आपको लिखता हूं कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया है, तो अब मैं यहां पे कॉन्सेप्ट लिखता हूं। सो अपन क्या करेंगे, यहां पे अपन क्या लिखते हैं, फोकस ऑन द एरियाज ऑफ ग्रेटेस्ट रिस्क। तो इसका अपना अप्रोच क्या रहेगा बच्चा, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या रहेगा अपना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहां पे, सर वी विल एनालाइज रिस्क, बराबर। रिस्क को एनालाइज करने के बाद अपन क्या करेंगे, सेट मटेरियलिटी लेवल, बराबर है। फिर मटेरियलिटी लेवल सेट होने के बाद अपन क्या करेंगे,
मटेरियलिटी लेवल होने के बाद वी विल व्हाट डेवलप व्हाट ऑडिट प्रोग्राम. क्या करेंगे? वी विल डेवलप व्हाट ऑडिट प्रोग्राम. एंड ऑडिट प्रोग्राम डेवलप होने के बाद एलोकेट larger portion of our audit resources, larger portion of audit resources on those areas. आई बात समझ में आपको? क्लियर है एकदम? सो यहां पे इस कॉन्सेप्ट में अपने को क्या सीखने को मिलता है? इस कॉन्सेप्ट में अपने को क्या सीखने मिलता है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है फोकस ऑन द एरियाज ऑफ ग्रेटेस्ट रिस्क. दैट इज our audit normally we need not perform audit procedures on all the areas of audit. Need not perform. क्या need not perform? Audit procedures on all the areas of audit. डन है एकदम, खत्म हो गई बात. सही बात है ना? और ये जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं सर अपन, ओ सर, ये कहां कहां यूज होगा? तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका, ऊपर अपन ने देखा है एक अटेस्टिंग द ऑडिट फंक्शंस, अटेस्ट ऑडिट फंक्शन में, अटेस्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. एंड सेकंड अपन क्या कहते हैं बॉस, कि ऑन इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स, ट्रांजैक्शंस एंड इंटरनल कंट्रोल. ई वाले पॉइंट में अपन ने बात करी थी. एंड दिस ऑल्सो व्हाट gives an opportunity to auditee to improve. सही बात है ना? gives an auditee to what? Improve its operations. बराबर, its operations, जो भी ऑडिटर रिकमेंडेशंस देगा उसके बेसिस पे. खत्म. अरे बॉस यही तो पॉइंट्स थे अपने. क्या बोल रहा हूं मैं? ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट डी और ये वाला पॉइंट ई. बराबर के नहीं? और एफ वाला पॉइंट कहां गया? कुछ एक पॉइंट रह गया क्या? हाँ, ये लिखा है ना अपना ए बी सी. खत्म खत्म, सारे पॉइंट हो गए ना अपने. ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये डी हो गया, ये, हाँ ई वाला एक बाकी है. तो ई वाला पॉइंट बाकी है एक, और ये वाला एफ वाला पॉइंट है. तो एक पॉइंट बाकी रह गया अपना, कोई तो भी. हाँ हाँ, याद आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया. वेरी गुड सर. सो इसमें अपन क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी आइडेंटिफाई द रिस्क. बराबर. फिर उसके बाद कैरी ऑन ऑडिट प्रोसीजर्स टू reduce the impact of risk, obviously before expressing an opinion. so ये वाला पॉइंट आपका ई वाला पॉइंट हो गया. अब बताओ इसमें कहीं पे भी आपको डिफिकल्टी है क्या? चलो यू हैव टू टेल मी, कहीं आपको अभी कुछ क्वेरी है क्या इसके अंदर? खत्म. सो दिस इज व्हाट इज बॉस रिस्क बेस्ड ऑडिट. दिस इज व्हाट इज रिस्क बेस्ड ऑडिट. डन. बोलो भाई, मजा आया क्या? लिखेंगे सब आराम से, पहले आगे बढ़ेंगे अभी. सो यहां से आगे बढ़ते हैं. अब रिस्क बेस्ड ऑडिट ये हो गया. अब परफॉर्मेंस ऑडिट को फटाफट शॉर्ट नोट एकदम फटाफट पढ़ लेते हैं. अब देखो परफॉर्मेंस ऑडिट की जब बात करता है ना, तो कोई भी स्कीम प्रोग्राम बराबर से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस ऑडिट. परफॉर्मेंस ऑडिट मतलब क्या होता है बॉस, की अपना जो भी काम काज है, इट शुड बी व्हाट डन इन व्हाट, एकदम इसमें तीन बातें होती है. क्या होना चाहिए? देयर शुड बी व्हाट इकोनॉमी, देयर शुड बी व्हाट एफिशिएंसी,
एंड देयर शुड बी व्हाट इफेक्टिवनेस। तो कोई भी अपन क्या करते हैं, कोई भी क्लाइंट का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी अगर आप देखोगे कोई एक्टिविटी है, कोई स्कीम है या कोई प्रोग्राम है, अगर वो एक्टिविटी स्कीम प्रोग्राम अगर वो इकोनॉमिकली एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वे में अगर चल रहा है बराबर, तो उस चीज को अपन क्या कहते हैं, उसको चेक करना इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, द परफॉर्मेंस ऑडिट बराबर। Awareness of the areas that puts the program resources at risk from point of view of economy, efficiency and effectiveness helps focus audit attention on them. Areas that puts the program resources at risk barabar helps the auditor to focus upon them. The risk analysis provides a framework for assurance in performance auditing. मतलब अब आप समझिए बात को। अब सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं किसके बारे में, एक रिस्क बेस्ड ऑडिट हो गया। अब अपन क्या कहते हैं, अब अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, परफॉर्मेंस ऑडिट। अब अपन किसकी बात करते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट। ये क्या है बॉस, एमसीक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यूज। इसमें आपको लिख के आएगा कि इकोनॉमी एफिशिएंसी ऐसा ऐसा है, तो इस टाइप के ऑडिट को कौन सा ऑडिट कहेंगे, तो ऐसा वो केस स्टडी में ही आ जाता है। समझ रहे बात को, यस। तो अब क्या होता है परफॉर्मेंस ऑडिट, मतलब अब ऑर्गेनाइजेशन का, आप समझिए बात को, कोई भी प्रोग्राम होता है, ठीक है ना, कोई भी एक्टिविटी दे अंडरटेक बराबर, या कोई भी उनका स्कीम है, या कोई भी उनकी एक्टिविटी है, ठीक है ना। अब क्या होना चाहिए, ये सारे प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली क्या यूज होते हैं, अपने रिसोर्सेस यूज होते हैं बराबर। ये सारे जो प्रोग्राम्स है बराबर, उसमें अपने क्या यूज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस यूज होते हैं। हम हमेशा क्या चाहेंगे कि ये रिसोर्सेस किस तरीके से यूज हो, इकोनॉमिकली यूज हो। देयर शुड बी व्हाट, इकोनॉमी इन इट। मतलब क्या है कि कम खर्चे में आपका वो काम अच्छे से होना चाहिए बराबर के नहीं, तो उसमें क्या होना चाहिए, हम लोग क्या एम करते हैं, इकोनॉमी होना चाहिए। साथ ही साथ अपन क्या कहते हैं, देयर शुड बी व्हाट, एफिशिएंसी इन इट। एफिशिएंसी मतलब क्या, द टाइम रिसोर्स विच इज इन्वॉल्व, तो कम समय में अच्छा काम होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट में अपन क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए। इसका मतलब कि व्हाट वाज एंटिसिपेटेड एंड व्हाट यू एक्चुअली गेट द रिजल्ट, जो आपका बजटेड था और जो आपका एक्चुअल है, उसमें भी इफेक्टिवनेस होना बहुत जरूरी है। उसमें भी आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो अच्छा खासा होना चाहिए। सो हम हमेशा यही चाहते हैं कि अपने जो रिसोर्सेज है इन प्रोग्राम्स में, इन स्कीम्स में, इन रिसोर्सेज, इन एक्टिविटीज में जो यूज होते हैं, अपने जो रिसोर्सेज जो यूज होते हैं, ये रिसोर्सेज कैसे यूज होने चाहिए बॉस, ये रिसोर्सेज यूज होने चाहिए एकदम इकोनॉमिक, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में। सो अगर कोई भी चीज, आप समझिए बात को, कोई भी एरिया, एनी एरिया, आप समझिए बात को, एनी एरिया दैट risks what, इसको, any area that risks what, any area that risks what, यही इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कोई भी एरिया जिसके वजह से आपको लगता है कि बाबा अपना ये एरिया इफेक्ट, मतलब ये एरिया में रिसोर्सेस इफेक्टिव, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम नहीं कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां पे अपना ऑडिट उसके हिसाब से अपन कैरी आउट करेंगे बराबर के नहीं। सो दिस एनालिसिस देन this analysis provides what, provides framework, this analysis what, provides a framework in what, परफॉर्मेंस ऑडिटिंग। सो अब आपको मुझे एक बात बताओ, आपको व्हाट इज, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑडिट एंड व्हाट इज रिस्क बेस्ड ऑडिट। अब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लिक हो गए क्या, चलो फटाफट, कुछ क्वेरी है तो पूछो, चलो आस्क मी योर क्वेरीज। एनी क्वेरीज गाइस, एनी क्वेरीज। सो बस कोई भी एरिया जो ये अपने इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को जियोपर्डाइज करता है, कंप्रोमाइज करता है, तो बॉस उस एरिया में जाके चेक कर लो कि भाई क्या गड़बड़ हो रही है। एंड इस तरीके के ऑडिट को अपन कहते हैं क्या, परफॉर्मेंस ऑडिटिंग। खलास, चलो बोलो।
सही है एकदम, परफेक्ट है, यस। सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ऑडिट रिस्क एनालिसिस, जो बचपन में अपन पढ़ते थे। बचपन में अपन पढ़ते थे ऑडिट रिस्क एनालिसिस, एकदम इजीली वाइंड अप हो जाएगा। The auditor should perform analysis of audit risk and an impact on auditee before undertaking specific audit procedures. Risk assessment is MCQ के लिए important है. Risk assessment is what subjective part of the professional judgment of the auditor. Audit risk are brought about by errors and fraud. अब आपको पता है error is unintentional resulting from omission as when legitimate transactions or balances are excluded from financial statements, or by commission when erroneous transactions are done. So error is what we say is an unintentional mistake. Whereas when we talk about fraud, so we all know that fraud is what an intentional misstatement in the accounting records or supporting documents in the financial statements are prepared. It is intended to deceive the financial statement users or to conceal misappropriations. ये बचपन में अपन ने पढ़ा था कि what is error and what is fraud. तो remember जो भी अपने risks आते हैं, it is because of what the errors and fraud. But important ये है कि error is what we talk about is error is what an unintentional mistake, whereas fraud is an intentional mistake done with an intention to deceive. डिसीव मतलब क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में अगर कहे, डिसीव मतलब धोखा देने के चाह से, धोखा, धोखा, बराबर के नहीं? आई बात समझ में आपको? सो ऑडिट रिस्क एनालिसिस क्लियर है एकदम. Then we talk about is what is auditor's responsibility in this. So auditor's responsibility, it is given under essay number 240. तो ये essay 240 की चार बातें करी है. So एकदम आराम से ये बातें अपन पढ़ते हैं, चलिए. So auditor's responsibility is what? First we have to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatements. बराबर. So we have to obtain what? We have to, the auditor has the responsibility to plan and perform in order to obtain what? Obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatements whether caused by error or fraud. सही है एकदम, इजी है. फिर अपने को चेक करना है रिस्क. सो रिस्क में जब अपन कहते हैं तो एरर के हिसाब से, अब अपन कहे यहां पे मैं बाजू में लिख देता हूं. सो एरर के हिसाब से जब अपन कहते हैं, सो एरर जब होता है तो रिस्क कंपैरेटिवली क्या है? कम है. और जब फ्रॉड होता है दोस्तों, तो फ्रॉड में क्या है? रिस्क क्या है? फ्रॉड में रिस्क क्या है बच्चा? फ्रॉड में रिस्क ज्यादा है. और इसी फ्रॉड में जब यहां पे अपन देखते हैं, इसी फ्रॉड में जब अपन देखते हैं कि एक एम्प्लॉय फ्रॉड है तो कंपैरेटिवली रिस्क कम है. बट अगर ये आपका मैनेजमेंट फ्रॉड है तो रिस्क क्या है? ज्यादा है. ये इस पैराग्राफ का समरी है. ये इस पैराग्राफ का समरी है. सो एन एरर रिस्क में अराइज फ्रॉम एन एरर इन प्रिंसिपल एस्टिमेट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन. Fraud risk involves manipulation, falsification, etc. in the financial statements, events or transactions. तो error risk क्या होता है, fraud risk क्या होता है, ये बताया है. बट अगर अपन रिस्क किसमें कम ज्यादा है, ये अपन देख सकते हैं. So that is what is under essay number 240. बराबर, खत्म. Okay, चलिए. So any queries, कुछ भी आपको क्वेरी है तो प्लीज आप पूछिए, और अगर नहीं है तो फिर अब अपन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जनरल स्टेप्स इन कंडक्ट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट. तो किस तरीके से आप ऑडिट करेंगे, आप पूछ लिए. सो एनी क्वेश्चंस यू हैव गॉट, प्लीज आस्क, फटाफट पूछ लीजिएगा. फिर अपन इसको नोट कर लेंगे और फिर उसके बाद जनरल स्टेप्स इन कंडक्टिंग रिस्क बेस्ड ऑडिट, इसके ऊपर अपन जाएंगे. चलो, एनी क्वेरीज गाइस? इस परफॉर्मेंस ऑडिट अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट? देखो, इट इज नॉट अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट और नॉट, इट इज द अप्रोच ऑफ अर ऑडिट. ये कोई लॉ के हिसाब से अपन परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं कर रहे, कोई लॉ के हिसाब से हम लोग रिस्क बेस्ड ऑडिट नहीं कर रहे. बॉस, ये अपना एक अप्रोच है, एक तरीका है जिसके हिसाब से हम लोग ऑडिट कर रहे हैं. आई बात समझ में आपको? राइट, ओके. असेसिंग द रिस्क मतलब अपन क्या करते हैं? रिस्क को चेक करते हैं बेटा जतिन. रिस्क को हम लोग चेक करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं, मतलब उसको चेक करने के बाद जो एविडेंसेस हमको मिले हैं, तो वो एविडेंस के बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि रिस्क कितना सीवियर है, कितना नहीं है. सो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसिंग द रिस्क एंड इवैल्यूएटिंग द रिस्क. क्लियर एकदम?
चलिए, चलो, सो लेट्स गो अहेड नाउ। ओके, सो फटाफट आप क्या कर लीजिएगा, अभी ये सारी बातें आप लिख लो एकदम अच्छे से, है ना। सो ये लिख लेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो अपने को और क्या पढ़ना है, जनरल स्टेप्स इन कंडक्टिंग रिस्क बेस्ड ऑडिट। तो ये पूरा पूरा यहां तक अपने को ये स्टेप्स इन रिस्क बेस्ड ऑडिट अपने को पूरा पढ़ना है बॉस, ठीक है ना। ओके, चलो, जनरल स्टेप्स इन कंडक्टिंग रिस्क बेस्ड ऑडिट, तो पहले आप ये लिख लो एकदम अच्छे से। Hey, yeah. Baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. चिकने कई चिकने मुझ पे फिसल गए, का कितने हाय कितनों के दम निकल गए। तौबा क्या होगा, जो होगा सो होगा, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई। Baby, let me see it. जलेबी बेबी, I just wanna eat it. जलेबी बेबी, Baby, let me see it. जलेबी बेबी, No, I really need it. जलेबी, Oh, baby, let me see it. जलेबी बेबी, I just wanna eat it. जलेबी। I know the things that you like. जलेबी बेबी, And you got what I want, सोनिए मिठी गाना करके तू ना जा छड़ के, रब तो मैं मंगा तेरा प्यार हानिए girl, you know what I'ma say. Hey, कोई आगे कोई पीछे, कोई ऊपर कोई नीचे, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई। नाम जलेबी बेबी, जलेबी बेबी, जलेबी बाई, जलेबी बाई, baby, let me see it. I just wanna eat it. जलेबी बाई, Baby, let me see it. जलेबी बाई। जलेबी बेबी, घर बैठे कुछ नया ट्राई करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती ही है, फिर चाहे पहली बार बीवी को
ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलकशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के। ओके तो चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, द जनरल स्टेप्स इन कंडक्ट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट। ठीक है, तो यहां पे फिर उसके बाद ये वाला पार्ट अपना फिनिश, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अपना रिस्क असेसमेंट वाला पार्ट अपना खत्म हो जाएगा। मतलब इस चैप्टर के दो हिस्से हैं ना, दो बच्चे इस चैप्टर के आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस चैप्टर के दो हिस्से, रिस्क बेस्ड ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल, तो सॉरी रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो अभी अपन पूरा पूरा किसके ऊपर अपना फोकस है बॉस? तो आवर एंटायर फोकस इज अपॉन व्हाट? रिस्क असेसमेंट। ठीक है ना। सो अभी अपन पूरा पूरा रिस्क असेसमेंट ये पूरा निपटाएंगे। तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे रिस्क असेसमेंट में लास्ट अभी अपना बचा हुआ ये जनरल स्टेप्स इन कंडक्ट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट। तो अभी फिर से मैं क्या कह रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से मन लगा के समझना। एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जनरल स्टेप्स इन कंडक्टिंग रिस्क बेस्ड ऑडिट। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल स्टेप्स इन कंडक्टिंग रिस्क बेस्ड ऑडिट। तो एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के आप सुनिएगा, समझिएगा एकदम मस्त। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे चलते जाना, अभी कुछ भी मत बोलना बीच में, कुछ भी, नो इंटरप्शन, पूरा पूरा मैं सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगा। अभी मैं आपका अभी एक क्वेरी नहीं सुनूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके लिए पूरा नया टॉपिक है। तो आपके मन में, विचार में, बॉडी के अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आएंगे, मैं समझता हूं। बट पहले मुझे पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपके बॉडी में लोड करने दो, चेक करो आपके वो क्वेरीज सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं, और पूरा समझाने के बाद भी अगर आपकी वो क्वेरीज अनसॉल्व रही तो आप उन क्वेरीज को पूछो, अपन उसको सॉल्व करेंगे एंड फिर टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। ओके ओके, चलो। सो जनरल स्टेप्स इन कंडक्ट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट। अब देखो अभी तक, अभी एकदम प्यार मोहब्बत से, अभी नो डिस्टर्बेंस, एकदम फुल कंसंट्रेशन। वर्चुअल वालों आप भी, कम ऑन, यू कैन डू इट। सो जनरल स्टेप्स इन कंडक्टिंग व्हाट? रिस्क बेस्ड ऑडिट। सो वी ऑल नो राइट नाउ व्हाट इज रिस्क बेस्ड ऑडिट। आरबीए, ये ध्यान में रखना, एग्जाम में आरबीए ही लिखा जाता है ये। सो आरबीए मतलब, कंफ्यूज मत होना कि बॉस ये आरबीए मतलब है क्या चीज। सो आरबीए मतलब आपके लिए लिख के रखता हूं कि बॉस आरबीए मतलब रिस्क बेस्ड ऑडिट ही होता है। ठीक है ना। ओके, सो जनरल स्टेप्स इन कंडक्ट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट की जब अपन चर्चा करते हैं, सो क्या कहते हैं, व्हाट इज रिस्क बेस्ड ऑडिट?
The auditor's objective in risk-based audit is to obtain reasonable assurance that no material misstatements, whether caused by fraud or error, exist in the financial statements. मतलब अपना ऑब्जेक्टिव क्या है सिंपल रिस्क बेस्ड ऑडिट में? नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट बराबर should be present, no material misstatements should be present in financial statements. Bottom line. So this is what is the objective. अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ बोलते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा, आप सिर्फ समझते जाओ इसको. नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जब रिवाइज करेंगे तब शायद क्लिक हो जाएगा, बट फर्स्ट इंस्टेंस में ये सिंपल बातें तो आपको समझ में आनी चाहिए. सो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू ऑब्टेन व्हाट रीजनेबल एश्योरेंस कि नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, चाहे वो फ्रॉड से हो या एरर से हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी नहीं चाहिए. तो कीपिंग इट सिंपल अपन क्या कहते हैं बॉस कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना नहीं चाहिए. अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना नहीं चाहिए. खत्म हो गई बात. यस. तो अब अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है कि ढूंढना है आपको कि बाबा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, तभी जाके मैं ओपिनियन दे सकता हूं. आप समझो बात को. मैं जा रहा हूं, ऑडिट कर रहा हूं, मेरे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है. आप समझिए बात को. मेरे सामने अब मैं प्रैक्टिकली जब ऑडिट कर रहा हूं तो मेरे सामने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसका मुझे ऑडिट करना है साहब. तो जब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैं ऑडिट कर रहा हूं, मुझे इसमें क्या चाहिए? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं चाहिए, तभी जाके मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. सही है बात एकदम? यस सर, सही बात है. सो मैं क्या करूं कि ऐसे मुझे पता चले कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है करके, ऐसे क्या करूं मैं? सो यहां पे सबसे पहले आप क्या करिए सर, आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आप असेस कीजिए. असेस कीजिए मतलब आप क्या करिए? आइडेंटिफाई कीजिए कि वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है. बराबर के नहीं? यहां पे आप असेस कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां है, कौन से एरिया में है, कितनी है. तो यू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. फिर इस रिस्क को देखते हुए आप क्या करोगे? आप आपके ऑडिट प्रोसीजर्स की अगर अपन बात करते हैं, अपन ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करते हैं, सो हम उन ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करेंगे एंड परफॉर्म करेंगे. हम लोग क्या करेंगे? इन ऑडिट प्रोसीजर्स को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिजाइन करेंगे और परफॉर्म करेंगे. इन ऑडिट प्रोसीजर्स को हम लोग क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे और परफॉर्म करेंगे. ठीक है. that respond to the assessed risk, मतलब that will be in accordance with what? The response to the assessed risk, and reduce the risk of material misstatement in the financial statements to an acceptably low level, and based on that we will issue an appropriate audit report based on our audit findings. मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे, अपने प्लान में भी हम लोग यही करते थे. तो वी यूज्ड टू परफॉर्म व्हाट? रैप. सो हम लोग क्या करने वाले? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? फैप, दैट इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. क्या परफॉर्म करेंगे अपन? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. एंड जब इससे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स से हम संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर हम लोग क्या कर देंगे? हम अपना ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे. सो व्हाट आर द 3 स्टेप्स? एकदम सिंपल है. व्हाट आर द 3 स्टेप्स? सो द 3 स्टेप्स इन कंडक्टिंग द रिस्क बेस्ड ऑडिट इज व्हाट? Number 1, you assess the risk of material misstatement. इस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को एक्चुअली वो कितनी है कितनी नहीं है उसको आप चेक करिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड फिर कुछ करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं क्या आप? तो उसके बेसिस पे व्हाट यू डू इज यू कैरी आउट व्हाट योर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड ट्राई टू रिड्यूस दैट ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल. बराबर. एंड बेस्ड ऑन व्हाट द कंक्लूजन यू गेट, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स यू हैव, यू इशू व्हाट? एन अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट. सो मुझे अब आप फटाफट बताइए इन 3 फेजेस को हम लोग क्या कह सकते हैं? एक हम लोग कह सकते हैं रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग. तो 3 फेजेस आपको समझ में आए? सही है ना? और यही 3 फेजेस को मेरा बच्चा आगे अपने को पढ़ना है कि पहले अपने को रिस्क असेसमेंट करना है, फिर उस रिस्क को अपने को रिस्पॉन्ड करना है, एंड फिर उसके बेसिस पे अपने को जो फाइंडिंग्स मिलती है उसके बेसिस पे अपन ने क्या करना है? ऑडिट रिपोर्ट देना है.
ये कंटेंट नया आया है रिस्क बेस्ड ऑडिट चैप्टर के मतलब इस कॉन्सेप्ट के अंदर आईसीआई ने इसका कंटेंट अपडेट कर दिया है। पहले के अगर आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स देखोगे या मेरे भी मॉड्यूल्स देखोगे, कंटेंट इसके अंदर अलग था, अब इसके अंदर कंटेंट अलग है क्योंकि लेटेस्ट आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से ये कंटेंट आपने चेंज कर दिया है। बराबर। सो यहां पे अपन क्या कहते हैं, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग की बात करते हैं यहां पे। बराबर के नहीं? ठीक है। सो सिंपल सी बात है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क को रिस्पॉन्ड एंड फिर क्या करना है अपने को, रिपोर्टिंग। ठीक है, ओके। सो यहां से अभी अपन बात करते हैं रिस्क असेसमेंट की। सो हाउ वी डू इज रिस्क असेसमेंट। तो 3 स्टेप्स की अपन बात करते हैं यहां पे। सो व्हाट आर द 3 स्टेप्स ओवर हियर? चलो फटाफट बताओ मुझे, व्हाट आर द 3 स्टेप्स ओवर हियर? नंबर 1 वी टॉक अबाउट इज व्हाट? रिस्क को असेस करना है। तो रिस्क कितनी है इसको फाइंड आउट करना है। सो वी टॉक अबाउट इज व्हाट द रिस्क असेसमेंट। सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं रिस्क असेसमेंट के बाद, वी टॉक अबाउट इज द रिस्क रिस्पॉन्स। एंड थर्ड में अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट इज द रिपोर्टिंग। सो यहां पे रिस्क बेस्ड ऑडिट में आपको 3 आर करना है। बराबर के नहीं? रिस्क बेस्ड ऑडिट में आपको क्या करना है, आपको 3 आर करना है। बराबर के नहीं? आई बात समझ में आपको? यो। सो यहां पे 3 स्टेप्स कौन से? रिस्क बेस्ड ऑडिट की 3 स्टेप्स, आर एंड आर, वाई आर। ठीक है, एकदम बेस्ट। सो अब एक एक चीज को अपन क्या करने वाले हैं, एक एक चीज को अपन डिटेल में अभी समझेंगे इसको, रिस्क असेसमेंट को। सो समझ में आया ना आपको? 3 फेजेस कौन से हैं? 3 फेजेस कौन से हैं? सो 3 फेजेस क्या है? एक आपको रिस्क असेसमेंट करना है, दूसरा आपको रिस्क को रिस्पॉन्ड करना है, एंड फिर आपने क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है। सो रिस्क असेसमेंट के फेजेस क्या है? अब अपन बात करेंगे हाउ टू कैरी आउट द रिस्क असेसमेंट फेज। सो रिस्क असेसमेंट में ये सारी स्टेप्स हैं, एकदम आराम से ध्यान से आप समझिएगा, एकदम एकदम सिंपल करते हैं इसको। तो यहां पे आप समझिए, सो ये डांस नहीं हो रहा है, ये जो है ना, ये यहां पे देर इज व्हाट, एक्सेप्टेंस। आप समझिए बात को, हियर देर इज व्हाट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। देर इज व्हाट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ व्हाट, क्लाइंट रिलेशनशिप। आपको याद होगा ना, दिस इज नॉट डांस, दिस इज एक्सेप्टेंस। आपको याद है ना, अपन ने पढ़ा था कि एसए 220 के हिसाब से एंड एसक्यूसी 1 के हिसाब से, आप समझिए कि हमने क्या बात करी थी कि अपने को देखना है कि अगर ये रिश्ता अगर आपको कबूल करना है तो आपने देखना है कि इनके ओनर्स कौन है, इंटीग्रिटी ऑफ द ओनर्स, मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, कैपेबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट टीम, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट मैटर्स इन द करंट और प्रीवियस रिलेशनशिप। तो ये सारी बातें अपन ने क्या करी थी, अपन एक्सेप्टेंस की बात करे थे। तो अपन जब एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस करते हैं तो उस समय पे भी आप समझिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, क्या वो ईमानदार है, क्या ये सारी बातें भी हम लोग जब एक्सेप्टेंस करते हैं ना, तो उस समय पे हम लोग ये सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो वहां पे भी आप समझिए एक बेसिक रिस्क अपने को क्या हो जाता है, एक बेसिक रिस्क के बारे में अपने को पता चल जाती है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एंड हियर वी सी द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, परफॉर्मिंग क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअंस प्रोसीजर। सो रिस्क असेसमेंट में द फर्स्ट थिंग कहां से शुरुआत होती है बॉस? तो फर्स्ट थिंग आपकी शुरुआत होती है कहां से, कि आप जब आपका क्लाइंट आपके पास अप्रोच करता है ना, तो एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअंस में जो आपके पास प्रोसीजर्स आपको दी गई थी अंडर, याद आया क्या आपको? ये पहले वाला पढ़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इसी हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट्स आगे के बहुत इजी लगेंगे। दिस इज हाउ द थिंग्स गेट लिंक्ड एंड द सिलेबस इज व्हाट बिकम्स वेरी इजी। आप समझो बात को, एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहना चाहूंगा इस मौके पे, ऑडिट में ऐसा नहीं होता है। सी ऑडिट एक रीजन आप समझो, बच्चों को ऑडिट डिफिकल्ट क्यों लगता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फाइंडिंग दिस सब्जेक्ट वेरी डिफिकल्ट?
क्योंकि देखो आप पढ़ तो सब लेते हो, आप समझते भी सब कुछ हो, एवरीथिंग इज ओके, बट होता क्या है ना, ऑडिट में किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं आता है। द क्वेश्चन जो भी होगा ना, आपको सब चैप्टर्स का नॉलेज यूज करके आपको आंसर्स आपको लिखने हैं। देखो आप चाहे लॉ पढ़ो या आप कोई और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, तो आप देखोगे कि अब इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएगा, बस खत्म, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई, इसके अलावा कुछ नहीं पूछना है आपसे। बट ऑडिट में ऐसा नहीं है, ऑडिट का दर्द अलग है कि आपको एक जो चैप्टर है ना, इसमें क्वेश्चन भले ही दिखता है बट इसका रेफरेंसेस आपको अलग अलग जगह मिलेगा, और यहां नहीं तो फिर आपको स्टैंडर्ड में मिलेगा, ऐसा घुमा फिरा के आपको आता है। आई बात समझ में? सो इसीलिए आपको टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, अगर वो हो जाए तो आपको बहुत आसान लगेगा। एंड यही अपन एम करते हैं इन चार्ट्स और इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे कि आपको सारी चीजें बहुत आसान लगे। सो यहां पे आपको याद होगा परफॉर्मिंग क्लाइंट एक्सेप्टेंस अपन ने पढ़ा था एसए नंबर 220 एंड एसक्यूसी 1 के तहत आपको ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी थी, और इसके बाद आप समझने की कोशिश करो हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अग्री करते हैं। तो यहां पे अपन ने क्या किया, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस। ये परफॉर्म होने के बाद फिर अब यहां से ऑडिटर क्या करेगा, वो बोलेगा चलो रिश्ता अब मंजूर हो गया, अब इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है, माहौल एकदम। सो यहां पे अब ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर साहब अब अपना आगे का काम करेगा, और यहां से आगे का काम क्या करेगा वो, तो यहां पे ही विल डू व्हाट इज द ओवरऑल प्लानिंग। अब ऑडिटर साहब क्या करेंगे बॉस, ऑडिटर साहब यहां पे करेंगे ओवरऑल प्लानिंग। ऑडिटर साहब क्या करते हैं, ऑडिटर साहब यहां पे उनका चलता है क्या, ओवरऑल प्लानिंग। अच्छे से ऑडिटर साहब क्या करेंगे, ओवरऑल प्लानिंग। अब आपको पता है कि ओवरऑल प्लानिंग मतलब क्या होता है, हम करते हैं ना, चैप्टर नंबर 2 पढ़ के आए थे कि भाई एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऑडिट को प्लान करना है, सो दैट वी कैन गिव व्हाट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, बराबर। तो पूरा एंगेजमेंट वगैरह प्रॉपर ये कर सकते हैं, तो आप समझने की कोशिश करो, ये उसके फायदे हैं। सो प्लानिंग में आपको पता चलेगा कि ओके आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन लगने वाली है, क्या आपको तो उसमें रिस्क इंडिकेटर्स आपको समझ में आएंगे, बराबर के नहीं। और इस प्लान में आपको ये भी पता है कि इस प्लान में हम लोग क्या यूज करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। चलो मुझे एक बात बताओ, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ आवर ऑडिट प्लान, चलिए एक बात बताइए मुझे, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ आवर ऑडिट प्लान, आपको याद है क्या, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फैप एंड अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। सो रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो ओवरऑल प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं, हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं, हम लोग जो स्टैंडर्ड्स के प्रिस्क्राइब्ड ऑडिट प्रोसीजर्स है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपको क्या दिखता है, प्लानिंग दी ओवरऑल एंगेजमेंट। सो आप ओवरऑल प्लानिंग करिए एंगेजमेंट का, एंड फिर इस प्लानिंग होने के बाद व्हाट यू डू इज परफॉर्म व्हाट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड आइडेंटिफाई इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। अब आपका प्लानिंग होने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर आपका प्लानिंग होने के बाद, प्लानिंग होने के बाद आप यहां पे परफॉर्म करेंगे कौन सी प्रोसीजर, सो आप यहां पे परफॉर्म करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैप। रैप स्टैंड्स फॉर व्हाट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये अपने प्लान में है। सो यू विल परफॉर्म दिस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑब्वियसली आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेज अपना क्या है, रिस्क असेसमेंट ही तो फर्स्ट स्टेज है ना अपना। तो हाउ डू वी गो अबाउट इट, तो हम लोग यहां पे आइडेंटिफाई करेंगे इनहेरेंट रिस्क एंड व्हाट कंट्रोल रिस्क। हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे अबाउट व्हाट, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क एंड व्हाट कंट्रोल रिस्क। आई बात समझ में, व्हाट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई ओवर हियर, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। डन एकदम, यस सर। सो अब इसके साथ साथ ये रिस्क को आइडेंटिफाई जब करना है, अपन ये असेसमेंट करते हैं इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। सो इस कंट्रोल रिस्क को ध्यान में रखते हुए, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट नाउ, इस कंट्रोल रिस्क को ध्यान में रखते हुए we need to also identify relevant control procedures and assessing their relevant control procedures and assessing their design and implementation, that those controls that would prevent the material misstatements from occurring and detect the misstatements after they have occurred. तो अपने को कंट्रोल रिस्क को चेक करना है, मतलब अपने को यहां पे क्या करना है बच्चा, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है, we also need to do what, we also need to evaluate what, internal controls. We also need to do what, बोलो भाई,
we also need to do what? We need to evaluate what? Internal controls. बराबर के नहीं? और यही तो हम लोग बात करते हैं भाई कि रिस्क है या नहीं है, ये डिपेंड किस पे करता है कि आप इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करोगे, पता चलेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके हिसाब से आपको कंट्रोल रिस्क दिखेगी, कंट्रोल रिस्क के हिसाब से आपको पता चलेगा भाई कि इनहेरेंट रिस्क कितनी है, एंड दिस इज हाउ यू डू व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट. आई बात समझ में आपको? यस. सो यू इवैल्यूएट व्हाट? द इंटरनल कंट्रोल. सो यू कैरी आउट व्हाट? द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल का प्रोसीजर आप करते हो. बराबर. फिर इसके बाद आप क्या करते हो? असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. अब यहां से आगे बढ़ते हैं. असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आपको क्या करना है? नाउ यू हैव टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. अब आपको क्या करना है? नाउ यू नीड टू डू व्हाट इज द असेस. अच्छे से लिखते हैं. असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि यही तो काम करना है. What you need to do is you need to do the assessment of what? Risk of material misstatement. और ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपको पता है ये कहां मौजूद हो सकती है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो जगहों पे होती है. बोलना भूलना मत, और बोलना मत कि आपको पता ही नहीं है करके. ये दो जगह होती है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और एक असर्शन लेवल पे. याद है ना? ये आपकी रिस्क जो है ये दो जगहों पे होती है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और एक असर्शन लेवल पे. सो आपको असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां पे? सो एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल. बराबर. आपको दिख रहा है? एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड ऑल्सो एट व्हाट? द असर्शन लेवल. दिख रहा है आपको? यस. सो अब जब आप ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को जब असेस करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, फिर इसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि क्या कोई ऐसी, आपको याद होगा स्टेप्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द रिस्क, अब ये बचपन में पढ़ा था कि इसमें कोई रिस्क आपकी सिग्निफिकेंट रिस्क है क्या, और वो सिग्निफिकेंट रिस्क है तो इसको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देना है क्या, जिसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो नॉर्मल आप करते हो वो सफिशिएंट नहीं है, इसके ऊपर कुछ और खास ध्यान देना है क्या. ऐसी कोई रिस्क को आप आइडेंटिफाई कीजिए. और अगर कोई मटेरियल वीकनेसेस है तो आप उन मटेरियल वीकनेसेस को कम्युनिकेट कीजिए इन द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू द मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस एंड मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. आई बात समझ में? सिंपल. सो इससे अगर मैं कंक्लूड करता हूं यहां पे, तो आप समझो, तो अपन क्या कर रहे हैं यहां पे? असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो ये रिस्क दो जगह पे है एंड इसके अंदर अब आप क्या करेंगे? असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. एंड फिर इसके बाद असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में कि आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क दैट रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन. तो वो हम लोग देखेंगे. एंड साथ ही साथ क्या करना है अपने को? कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट और दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस the weaknesses identified in internal controls. अब मुझे एक बात बताओ जो ये फर्स्ट स्टेज है अपना, जो ये अपना फर्स्ट स्टेज है, आपको दिख रहा है रिस्क असेसमेंट का फर्स्ट स्टेज जो है अपना रिस्क असेसमेंट का, बॉस ये खत्म हो गया.
और ये इतना पॉइंट्स, मतलब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। मेरे क्लास में ये मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि हर्षद सर ऑडिट सिर्फ रटवाते हैं। बराबर भाई, अपने में अगर रटवाना होता तो लेवल अलग होता रटवाने का। इसको अपन क्या करते हैं, इसको इतना ब्यूटीफुली कॉन्सेप्ट को बॉडी के अंदर डालते हैं तो बच्चे को ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। मेरी क्या गलती है ना इसमें, मैं थोड़ी याद करा रहा हूँ, मैं तो एकदम आराम से प्यार मोहब्बत से पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, आपको एक बार इसको चार्ट को आप गो थ्रू करो तो यू विल बी लाइक कि सर अमेजिंग सर, बॉडी में गया ये। अब एकदम कॉन्सेंट्रेट करो और बोलो क्या है रिस्क असेसमेंट में। देखो अभी अपन कहाँ है, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स इन कंडक्टिंग व्हाट, क्वेश्चन को भूलना मत। We are talking about what? The steps in conducting what? The risk-based audit. So what are the steps in conducting the risk-based audit? What are the steps in conducting what? The risk-based audit. तो सर क्या क्या स्टेप्स है इसके अंदर? एकदम सिंपल सी बात है। सो सबसे पहले जब अपने को परफॉर्म करना है क्या, अपने को परफॉर्म करना है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप वाला एक्टिविटी। देन वी विल परफॉर्म व्हाट? ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द एंगेजमेंट। वो प्लानिंग करते समय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वी विल कैरी आउट व्हाट? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे अबाउट व्हाट? वी विल आइडेंटिफाई द इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क को। साथ ही साथ हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करेंगे कि क्या वो कंट्रोल्स बराबर से डिजाइन और इंप्लीमेंट करे गए है ना, सो दैट इट कैन प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट व्हाट? द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। करेक्ट है एकदम, यस। तो अब इसके बाद अपन क्या कहते हैं, असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वी विल डू व्हाट? असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां मौजूद होती है? एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट असर्शन लेवल। फिर हम क्या करेंगे, जो भी रिस्क अपन ने आइडेंटिफाई करी है क्या वो सिग्निफिकेंट है क्या, पहले वो चेक करेंगे, और अगर वो सिग्निफिकेंट है तो उसको कुछ स्पेशल अटेंशन देना है क्या वो, और जो वीकनेसेस हम लोग को इंटरनल कंट्रोल में मिले हैं वो हम लोग ने कम्युनिकेट करना है टू मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस। परफेक्ट है एकदम, यस। तो ये फर्स्ट पार्ट रिस्क असेसमेंट, फर्स्ट पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट, फटाफट आप इसे लिख लीजिएगा। राइट, एकदम सही है, ओके। फर्स्ट पार्ट ऐसे ही आपने कॉलम बनाने हैं और आपने लिखना है। चलिए, The intent to take up the course was knowledge, but I ended up getting much more. 2 years in. उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग, जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी। मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। छोड़ा ये घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना, मैं छोड़ा ये घर बार मेरा ओ मखना। पागल सा है प्यार मेरा मखना वे मखना, मैं छुड़ा ही घर
ही बातें हो, सुबह सी रातें हो, जब से मिला है तू दिल को मिला सुकून। तू ही राह मेरी, तू ही सफर है, तेरी बाहों में अब मेरा घर है। चैन न जाने दर्द न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने। मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। छोड़ा ये घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ये घर बार मेरा, ओ मखना। छोड़ा ये घर बार मेरा, ओ मखना। ये है संसार मेरा, ओ मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना। मैं छोड़ा ये घर बार मेरा, ओ मखना। In the mix with DJ NYK. What's up? Estamos en este blog. MB, verdad, hermano. I'm saying it. चलो, सो यहां से अभी अपन देखते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स टू कंडक्ट व्हाट द रिस्क बेस्ड ऑडिट। तो उसके अंदर 3 स्टेप्स है, 3 फेजेस है उसके, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग। तो रिस्क असेसमेंट में अपन ने उसका एकदम सिंपल चार्ट बना लिया, फ्लो आपको समझ में आ गया। सो थिंग्स हैव व्हाट बिकम वेरी वेरी इजी, करेक्ट है। अब यहां से बात करते हैं अबाउट व्हाट इज द रिस्क रिस्पॉन्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क रिस्पॉन्स, तो यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए। रिस्क रिस्पॉन्स इज नथिंग बट व्हाट वी से, आपको सिंपल करता हूं। रिस्क रिस्पॉन्स इज नथिंग बट व्हाट वी से इज, सर जी इट इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। इसको क्या कहेंगे अपन? रिस्क रिस्पॉन्स इज व्हाट वी से इज द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। सो रिस्क रिस्पॉन्स मतलब अपने को क्या करना है, अब जो भी आपने ये रिस्क को आइडेंटिफाई किया है ना, ये आइडेंटिफाइड रिस्क को अब आपने क्या करना है बॉस, अब आपने इसको रिस्पॉन्ड करना है। तो आपने अब रैप होने के बाद अब आपने करना है क्या, फैक्ट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म करनी है। सो अभी क्या कहते हैं, दिस फेज of audit is to design and perform further audit procedures that respond to the assessed risk of material misstatement and will provide evidence necessary to support the audit opinion। मतलब आप समझ गए ना कि अपन ने यहां पे क्या किया, रिस्क को आपने यहां पे आइडेंटिफाई किया, और अब यहां पे आप वो आइडेंटिफाई करे हुए रिस्क के बेसिस पे अब आप और आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आप करते हो, आप वो कैरी आउट कर रहे हो यहां पे। सो इसके लिए व्हाट आर द मैटर्स द ऑडिटर शुड कंसीडर, व्हाट आर द मैटर्स द ऑडिटर शुड कंसीडर, अरे बाबा, मैटर्स द ऑडिटर शुड कंसीडर व्हेन प्लानिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूड। सो अब ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए व्हाट नीड्स टू बी कंसीडर्ड। सो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए मैटर्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड आर। सो व्हाट आर द मैटर्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड। चलिए अब एकदम आराम से पढ़ते हैं, देखिए आपको समझ में आता है क्या। अब देखो कितने पॉइंट्स है इसके अंदर, बहुत सारे पॉइंट्स है। सो क्या कहता है, assertions, everybody concentrate, assertions that cannot be addressed by substantive procedures alone, this can occur where there is highly automated processing of transactions with little or no manual intervention। अभी आप पढ़ते हैं एकदम आराम से, इसको समझते हैं नहीं समझते क्या है, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्या कहता है, assertions that cannot be addressed by substantive procedures alone, this can occur where there is highly automated processing of transactions with little or no manual intervention। Second point क्या कहता है, existence of internal control,
existence of what internal control that if tested could reduce the need scope of other substantive procedures. Very good. The potential for substantive analytical procedures that would reduce the need or scope for other type of procedures, reduce the scope of other types of procedures, the need to incorporate the elements of what unpredictability in performed procedures, the need to perform further audit procedures to address the potential for management override of controls or other fraud scenarios management के, and the need to perform specific procedures to address the significant risks that have been identified. Audit procedure designed to address the assessed risk could include the mixture of test of operational effectiveness of internal control and substantive procedures. Okay. अब बोलो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, सही है ना? एकदम बहुत ही शानदार, बढ़िया। अब यहां पे मेरी जरूरत आपको पड़ेगी चलो ऑब्वियसली सर आपकी तो पूरी जरूरत है ऑडिट पढ़ने में, इसीलिए तो सर क्लास में आए हैं, क्लास लगाए हैं, है ना? चलिए, सो अब आप समझिए बात को, हमें क्या करना है। देखो अभी हम लोग कहां पे है, आप एकदम फोकस करो। हमने अभी क्या किया है, हमने पढ़ा है, अभी रिस्क असेसमेंट कर लिया है। अब रिस्क असेसमेंट करने के बाद अब उस रिस्क को जो आइडेंटिफाई करे है वो सही में वो रिस्क उतनी है भी या नहीं है, उसको हम लोग को चेक करना है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज व्हाट अ रिस्क असेसमेंट। तो अब अगर मुझे रिस्क असेसमेंट करना है तो मुझे कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये मुझे फोकस करना है। सही बात है एकदम, यस। तो अब आप समझो बात को, जब मैं यहां पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में परफॉर्म करता हूं, स्टेप बाय स्टेप आराम से एक एक चीज को आप समझिए, ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन ढूंढते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मैं बुक के सीक्वेंस से नहीं, अपने को जैसे समझ में आएगा पहले इजी वाला उसको मैं समझाता हूं। अब देखो जरूरी नहीं है, आप समझिए बात को, जरूरी नहीं है कि रिस्क मौजूद है तो चलो उसके डिटेल में ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं ऐसा वैसा। अब मुझे क्या हुआ, मुझे एक जगह पे है ना, मुझे यहां पे रिस्क मिल गई है, मुझे यहां पे रिस्क मिल गई है, बराबर। और ये रिस्क मुझे लगता है कि भाई ये सिग्निफिकेंट है तो इसको मुझे चेक करना जरूरी है। बट उसके पहले वो क्या कहता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में जाने से पहले वो कहता है रुको ठहरो भाई, आपने देखा यहां पे पहले आपने रिस्क असेसमेंट में, आप फोकस करना, हाँ कहीं पे भी साथ मत छोड़ना। आपने रिस्क असेसमेंट में आपने क्या करा था, आपने कंट्रोल को आपने इवैल्यूएट किया था और उसके बेसिस पे आपको पता चला कि रिस्क कितनी है करके, और आपको दिखा कि ये कंट्रोल क्या है, वीक है, और यहां पे आपको लगा रिस्क ज्यादा है, तो इसके लिए आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने के लिए निकल लिए। बट अब वो कहता है कि भाई रुक जा, लगे इतनी घाई मत कर, देखो ये एक कंट्रोल, देखो ये एक कंट्रोल तेरे को ये वीक दिख रहा है ना, तेरे को ये एक कंट्रोल वीक दिख रहा है ना, चलना तो एक काम कर, इसको रोकने के लिए, इस रिस्क को रोकने के लिए भाई तेरे पास कुछ और अल्टरनेटिव कंट्रोल है या नहीं है, ये भी तो चेक कर ले तू। तेरे पास कुछ अल्टरनेटिव कंट्रोल है ना, एक से नहीं तो दूसरे से, कहीं से कुछ तो जुगाड़ होगा ना, कि जिसके वजह से आपकी रिस्क कम हो जाए और इसके वजह से आपको ये आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जो नौबत है वो कम हो जाए। आई बात समझ में आपको? तो ऐसे आप अगर देखोगे तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका काम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव कंट्रोल्स अवेलेबल है करके। बोलो यस और नो? यस। तो एक कंट्रोल फेल हो गया तो उसके जगह पे आपने क्या लगाना है, दूसरा कंट्रोल आपने लगा लेना है। अब जैसे अपन बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करते हैं अबाउट लेटस से कैश एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं क्या एग्जाम्पल, कैश एक्सपेंसेस, ठीक है ना, या कैश रिसीट्स की बात करते हैं, ठीक है, कैश रिसीट्स की बात करते हैं। सो कैश रिसीट्स की बात करते हैं तो आप समझिए बात को कि जैसे आप अगर मैकडॉनल्ड्स वगैरह में गए होंगे, मैकडॉनल्ड्स वगैरह में गए होंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक टेलर मशीन आपको दिखता है, यहाँ पे ऐसा एक कंप्यूटर होता है यहाँ पे, जो आप ऑर्डर लेते हो और ये ऑर्डर लेने के बाद ये ट्रे ऐसे बाहर खुलता है, आपको आपको याद है क्या ऐसे ये ऐसा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप आपके पैसे जमा करते हो, याद है आपको ये? नहीं, मैं आपको दिखाता हूं ना।
ये तो ऑनलाइन वाला दिख रहा है, जब उनके काउंटर पे जब आप जाते हो ना, आपको याद तो होगा यार, ऐसा मत करो। रुको। हम्म, हाँ ऐसा कुछ आपने देखा होगा यार, ऐसा कुछ, ये नहीं बट ऐसा कुछ आपने देखा होगा। ये लोग बिलिंग करते हैं ऐसा कैश रजिस्टर, ये आप देख रहे हैं ऐसा एक कैश रजिस्टर, ऐसा नहीं होता, ये तो छोटे छोटे अपन कैंटीन्स में वगैरह देखते हैं, बट चलो ये भी काम चल जाता है। तो इसके नीचे आप देखोगे कि यहां से क्या निकलता है, अपने पैसे अपन स्टोर करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। सो ये कैश रिसीट्स है। अब जब ये ओपन होता है ना, अब रिस्क क्या है कि ये ओपन जब होता है ना, तो इसके अंदर से क्या है, वो जो ये एम्प्लॉय है ये क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है। देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस कैश कैन बी व्हाट, थेफ्ट, ये चोरी हो सकती है, कैन बी व्हाट स्टोलन, दिस कैश कैन बी व्हाट स्टोलन। तो रिस्क है और ये कंट्रोल बहुत बेकार है, बराबर के नहीं। तो अब यहां पे रिस्क है, तो आप बोलोगे भाई यार अब तो लूट गए, बर्बाद हो गए सर, ये तो ऐसा पैसा जो है ओनर तो है नहीं सर, ये एम्प्लॉय दिन भर है, इतना सर सेल होता है सर, तो सर ये तो चोरी कर लेगा। अग्रीड। बट अब आपने देखना है कि इस कैश रिसीट्स के ऊपर ये कंट्रोल अगर फेल हो रहा है कि अब मतलब ट्रे बाहर निकल रहा है, तो कोई भी पैसा चुरा लेगा ना यार इसको। तो अब यहां पे अपन क्या देखते हैं बॉस कि अल्टरनेटिव कंट्रोल, अल्टरनेटिव कंट्रोल क्या होगा, सीसीटीवी कैमरा होगा, पता चलेगा कि कौन इसको चुरा रहा है। यहां पे कैश रजिस्टर सिस्टम मेंटेन करेगा कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस सिस्टम बता देगा उस डे का, तो आपको पता चलेगा अल्टीमेटली कितने का सेल हुआ कितना नहीं हुआ। सो ये क्या हो गए दोस्तों, ये क्या हो गए, अल्टरनेटिव कंट्रोल्स हो गए। ये क्या हो गए, अल्टरनेटिव कंट्रोल्स हो गए। यहां पे दे आर व्हाट, अल्टरनेटिव कंट्रोल्स। सो नाउ व्हेन वी सी दैट कि ओके अल्टरनेटिव कंट्रोल वहां पे अवेलेबल है ना, अल्टरनेटिव कंट्रोल अवेलेबल है ना, तो फिर अपने को बाकी दूसरा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात हो रही है यहां पे। सो जब भी हम लोग यहां पे ऑडिट करते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं और अपन ने इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट किया है, तो इसमें अपने को सबसे पहले क्या देखना है कि चेक वेदर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट एनी अल्टरनेटिव कंट्रोल्स, कोई अल्टरनेटिव कंट्रोल्स अवेलेबल है क्या आपके पास, आप वो देखिए। ओके, आफ्टर सीइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव कंट्रोल्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, अगर मैं आपको इसको सिंपल याद रखने के लिए यहां पे मैं आपके लिए लिखता हूं ब्रैकेट में अल्टरनेटिव कंट्रोल, ठीक है, कि कोई दूसरा कंट्रोल है क्या उसको रोकने के लिए, तो आप वो फाइंड आउट कर लीजिए। सो क्या कहते हैं यहां पे, इसको टिक कर देते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल दैट इफ टेस्टेड कुड रिड्यूस द नीड और स्कोप फॉर अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ऑटोमेटिकली आपका काम कम हो जाएगा, बराबर। सेकंड अपन क्या कहते हैं, अब सेकंड पॉइंट कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, यू परफॉर्म व्हाट द पोटेंशियल फॉर व्हाट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो अब आप क्या परफॉर्म कीजिए यहां पे, अब आप परफॉर्म कीजिए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आप क्या परफॉर्म कीजिएगा, आप परफॉर्म कीजिए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आपको पता है ये कहां होते हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अंडर एसए नंबर 520। एसए नंबर 520 में सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं। अब होता क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मतलब क्या होता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स ये चेक करेगा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था और वैसा वैसा है, तो अगर ये डिफरेंस है तो भैया पक्का यहां पे कुछ ना कुछ तो भी गड़बड़ है, बराबर के नहीं। सो यहां पे क्या कहता है, द पोटेंशियल फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर वुड रिड्यूस द नीड और स्कोप फॉर अदर टाइप ऑफ प्रोसीजर्स। अब जैसे अगर अपन बैंक्स की बात करें ना, बैंक्स की बात करें, सो बैंक्स में आप समझिए बात को, आपको इंटरेस्ट चेक करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट्स की चलो बात करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट आपको बैंक्स में चेक करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट, बराबर के लिए।
अब आप सोचिए बैंक्स में कितने सारे अकाउंट्स है, कितने सारे एन नंबर ऑफ अकाउंट्स है, एन नंबर ऑफ अकाउंट्स है बैंक्स में, बराबर के नहीं। अब आप सोचिए आपने बैंक में सब इंटरेस्ट बराबर से पे किया है या नहीं पे किया है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। बोलो यस और नो? यस। तो इतने सारे अकाउंट्स में जा जाके, इतने सारे अकाउंट्स में जा जाके आप मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल टू चेक वेदर प्रॉपर इंटरेस्ट हैज बीन पेड और नॉट? बोलो बहुत बहुत मुश्किल है काम। तो अब इसको चेक करने के लिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, तो व्हाट वी डू ओवर हियर इज, व्हाट वी डू इज एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। व्हाट वी विल डू इज वी विल परफॉर्म व्हाट एनालिटिकल प्रोसीजर। और इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर क्या करेंगे कि भाई अपना ओवरऑल एवरेज बैलेंस, अपना एवरेज बैलेंस कितना है, बराबर के नहीं, उस क्वार्टर का, उस मंथ का एवरेज बैलेंस कितना है, बराबर। और फिर उसके बाद अपना वेटेड, जो भी आप सिलेक्ट करोगे, वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक टोटलिटी में आपको एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट आपको मिलेगा। और ये टोटलिटी में इंटरेस्ट का कंपोनेंट जो आपको मिलेगा, आप इसको कंपेयर करोगे एक्चुअल के साथ, आप इसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करोगे। ये आप एनालिसिस कर रहे हो कि इतना इतना होना चाहिए था और एक्चुअली इतना इतना बुक किया है, मोटा मोटी आपको समझ में आएगा। आप एक एनालिसिस कर रहे हो, यू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टू आइटम्स, दैट इज व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एंड अगर आपको इसमें डिफरेंस या वेरिएशन अगर आपको बहुत मिनिमल, बहुत कम मिलता है, तो यू विल बी लाइक कि सब सही है, मतलब इतना कुछ ऐसा बड़ा वेरिएशन नहीं, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। आई बात समझ में आपको? तो ऐसे करके आप क्या करोगे, आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का आप काम किस तरीके से कम करोगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में आपको? यस। सो व्हेन फर्स्ट आपने रिस्क असेसमेंट कर लिया है ना, वो रिस्क असेसमेंट होने के बाद, आप समझिए बात को, रिस्क असेसमेंट होने के बाद आप जाते हो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने में। बट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने के पहले आप कुछ बातें ध्यान में रखिए, और वो क्या है कि भाई इंटरनल कंट्रोल, अल्टरनेटिव कंट्रोल है क्या नहीं, वो चेक कर ले। भाई एनालिटिकल प्रोसीजर करके देख ले कि अगर वो ग्लोबली अगर तेरे को सब सही लगता है, तो तेरा आने वाला आगे का जो काम है वो तेरा कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो तेरा मेहनत क्या है बेटा, बच जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट है। आई बात समझ में आपको? एकदम सही है, परफेक्ट है। फिर इसके साथ साथ अब स्पेशल स्टेप्स क्या करना है, अब आपको स्पेशल स्टेप्स, इसी के साथ साथ अब स्पेशल स्टेप्स ये हो गए जनरल की, आपको रिड्यूस द स्कोप। रिड्यूस स्कोप ये किसके लिए था? ये जो अपन ने पढ़ा ये रिड्यूस स्कोप के लिए था, बराबर कि नहीं, रिड्यूस द नीड और स्कोप, तो इसके लिए ये करो। बट अब अदर स्टेप्स क्या करना है आपको, तो अदर स्टेप्स में वो क्या कहते हैं, देयर शुड बी व्हाट, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन योर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब सिंपल लैंग्वेज में अपन क्या कहेंगे इसको, सर देयर शुड बी व्हाट, सरप्राइज चेक्स। देयर शुड बी व्हाट, सरप्राइज चेक। अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब क्या कहेंगे कि देयर शुड बी व्हाट, सरप्राइज चेक्स। कैश वेरीफाई करने जा रहे हो, स्टॉक वेरीफाई करने जा रहे हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी एरिया आप अगर चेक करने जा रहे हो ना, तो देयर शुड बी व्हाट, एन एलिमेंट ऑफ व्हाट, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। एक सरप्राइज चेक होना बहुत जरूरी है। तो जिससे क्या हो जाएगा, आपको सही मायने में पता चलेगा कि रिस्क कितनी है, कम है या ज्यादा है। सो देयर शुड बी व्हाट, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। एंड ऑल्सो यू नीड टू चेक द एरियाज वेयर, क्या कहता है, अब अनप्रेडिक्टेबिलिटी ये वाला एरिया हो गया अपना अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ऑल्सो आपने देखना है कि जहां पे मैनेजमेंट कुछ फ्रॉड कर रहा है क्या, मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ कर रहा है कि अपन तो क्या कर रहे हैं भाई, कंट्रोल्स लगाना काम मैनेजमेंट का है। सो एरियाज वेयर क्या कहते हैं बच्चों, फर्स्ट मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल्स, मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट फ्रॉड सिनारियोस, बराबर। सो इसको आप पकड़ लो, इसके ऊपर आप फोकस करो, मैनेजमेंट फ्रॉड सिनारियोस एंड मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल, आप ये देख लो। फिर उसके बाद, बराबर के नहीं, एंड लास्ट में मिसलेनियस की बात करते हैं। तो मिसलेनियस आपने और क्या मैटर्स आपने ध्यान में रखने हैं, तो यहां पे वो फर्स्ट कहता है आपने कि आपने सिग्निफिकेंट रिस्क पे आप आपके ऑडिट प्रोसीजर्स, सिग्निफिकेंट रिस्क पे आप आपके ऑडिट प्रोसीजर्स आप डाइवर्ट कीजिएगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में assertions where substantive procedures
alone are not suitable. ये कब होगा? ये एग्जाम्पल इसका क्या होगा? एग्जाम्पल लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल. क्या कहेंगे? वेन एवर देर इज लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल, तो सिर्फ और सिर्फ सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं होगा, बराबर क्या है? सो आपको और कुछ एक्टिविटी भी करना बहुत जरूरी है. सो वेन एवर देर इज वॉट लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल. अब लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल मतलब क्या? ऑडिट एविडेंसेस, 1-to-1 कोरिलेशन जब दो आइटम्स के बीच में नहीं होता है ना, जब अपन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑटोमेटिक बिलिंग्स होते हैं, तो वहां पे ऑडिट ट्रेल बहुत कम होता है ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शंस में. सो वहां पे आपको और कुछ काम करना पड़ता है, जैसे आपको सिस्टम्स को चेक करना है, आपको सिस्टम्स का ऑडिट चेक करना है, उसके सिस्टम्स का प्रोसीजर आपको चेक करना पड़ता है. तो सिर्फ सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स वहां पे सूटेबल नहीं होंगी. तो आप समझिए बात को. रिस्क रिस्पॉन्स की जब बात करते हैं तो आप करिए रिस्क रिस्पॉन्स, मतलब आप जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई करी है उसके बेसिस पे आप करिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें. बट इन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को करते समय आपने कौन सी बातों को ध्यान में रखना है? सो वो बातें है अपनी कौन सी? नंबर 1, आपने आपका काम कम करने का सोचिए, तो किस तरीके से कम कर सकते हैं? अल्टरनेटिव कंट्रोल अवेलेबल है क्या? और एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप कर सकते हो क्या? फिर उसके बाद अदर पॉइंट्स में आप भाई सरप्राइज चेक आप कर लीजिए, और साथ ही साथ आप एरियाज जहां पे मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रहा है, मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, आप वो कर लिए. एंड लास्टली मिसलेनियस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट रिस्क जो है उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा. एंड जहां पे सब्सटैंटिव, मतलब इसको मिसलेनियस बोलने से अच्छा अपन कहेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंपॉर्टेंट क्या है? आपको इंपॉर्टेंट बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है कि सिग्निफिकेंट रिस्क है तो उसके ऊपर फोकस कर ले, और ऐसे एरियाज जहां पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स सिर्फ और सिर्फ एविडेंस आपको नहीं दे सकते, तो और कुछ प्रोसीजर्स करनी पड़ेगी, तो वो भी आपने ध्यान देना है. तो मैंने क्या कर लिया, इस पूरे 6 पॉइंट्स को दो 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 में डिवाइड कर लिया. तो एक ऐसे 2 पॉइंट्स थे जिसमें आपको स्कोप कम करना है, 2 पॉइंट्स ऐसे कुछ हटके आपको करना है, और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऐसे आपको करना है. तो ये आपको रिस्पॉन्ड करना है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में. दिस शुड बी व्हाट इज योर रिस्क रिस्पॉन्स. एंड लास्ट में रिपोर्टिंग पढ़ लेते हैं, एंड फिर उसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं उसको. सो दिस इज द फाइनल फेज ऑफ द ऑडिट. ये बहुत ही आसान है. टू असेस द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड डिटरमाइन वेदर it is sufficient and appropriate to reduce the risk of material misstatement, barabar, to an acceptably low level. So if there has been and it is important at this stage to determine if there has been a change in the assessed level of risk, whether conclusions drawn are appropriate, and if any suspicious circumstances have been encountered. Any additional risk could be appropriately addressed by performing further audit procedures. When all procedures have been performed and conclusions reached, audit findings should be reported to the management and those charged with the governance, and audit opinion should be formed and decision made on the appropriate wording of the auditor's report. खत्म हो गई बात. सो यहाँ पे रिपोर्टिंग में जब अपन क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग में सिंपल बात है. रिपोर्टिंग के अंदर चलिए रिपोर्टिंग की बातें भी लिख लेते हैं, समरी बना लेते हैं. सो रिपोर्टिंग में अपन क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट इज द फाइनल फेज. दिस इज व्हाट इज द फाइनल फेज, बराबर, जिसमें अपन क्या कहते हैं कि whether auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidence, किसके लिए? to reduce the risk to an acceptably लो लेवल. तो ये आपके पास एविडेंस है ना, और फिर आपको लगता है कि ओके सब सही है, सो आपने क्या करना है? आपने कम्युनिकेट करना है. कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, एंड गिव व्हाट एन ऑडिट रिपोर्ट एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन. खत्म, खलास.
चलो ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिए अभी आप, रिस्क रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग, सही है ना। बाकी आपको तो पता है कि अगर कंक्लूजन्स अप्रोप्रिएट है तो ही आप या आगे बढ़ सकते हो। चलो इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, हरी अप। एंड इसी के साथ क्या हो जाता है, इसी के साथ अपना रिस्क बेस्ड ऑडिट ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या बोल रहे सब लोग? एमएमए बनता है मालूम है ना, मचाएंगे, जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it. Hey, 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 नहीं मालूम है तो सुन। मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। बहुत समय बाद लड़की पे गाना, गाड़ी और दारू नहीं दिखाना, सड़की तरीका है ये प्यार दिखाने का, जेब में ना कोड़ी फिर भी तेरे पे दीवाना, तू हाई फाई लेकिन मैं फोकड़ के वाईफाई पे बैठा हूँ, नाम तो बता मैं डालूंगा डीएम, फ्री एम से पीएम, कई बात साथ साथ खाली घर रात रात रात, बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है, फटका के ध्यान मेरा, तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है, पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा, वो मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, चल कोई गाय नहीं है, बस इतना ही बोलूंगा, दिखती है माशाल्लाह चलती है, इसमें तो राय नहीं है। मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, आइटम पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। Non-stop in the mix with DJ NYK. चलो यस गाइस, डन, फिनिश, यस। तो इसी के साथ हम लोग यहां पे कंप्लीट करते हैं अपना इस चैप्टर का पहला हिस्सा,
ठीक है ना. द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द रिस्क असेसमेंट. तो रिस्क असेसमेंट ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है. अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट हिस्सा अपना बचता है, विल स्टार्ट दैट टुमारो, दैट इज इंटरनल कंट्रोल. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल. तो कल मिलेंगे और कल बातचीत करेंगे अबाउट व्हाट, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, राइट. सो दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय, टेक केयर, लव यू. ओके, आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है आपको पढ़ने में. हाँ दोस्तों, यस, ओके, चलो. सो बाय बाय, टेक केयर.